हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिंद्र भाटी सावरान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन की पहली क्लास प्रारंभ कर रहे हैं और पहली क्लास हम संविधान से प्रारंभ कर रहे हैं। इसका रीज़न ये भी है कि अभी दिल्ली पुलिस एसआई, यूपीएसआई ये सारे एग्जाम्स आने वाले हैं जिसमें संविधान का या पॉलिटी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जिसकी वजह से हमने पॉलिटी से क्लासेस स्टार्ट की है। अच्छा, पॉलिटी में या संविधान में कहाँ से स्टार्ट करें, इसके बारे में हमने काफ़ी सोचा। उसके बाद मैंने सोचा प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, जिसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, मतलब जिस चाबी कहा जाता है, जिस ताले को हम खोलने की बात कर रहे हैं वो है संविधान और उसकी चाबी है प्रस्तावना। तो आज इसकी चाबी के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि ताला अच्छे से खोल सके। ठीक है भाई। इसे अच्छा, प्रस्तावना जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है भाई। उद्देश्य का मतलब हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, ये भी अगर हमें जानना है तो हमें प्रस्तावना जाननी होती है। ठीक है भाई। प्रस्तावना को हम कई सारे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे, जैसे कि स्रोत, प्रकृति, उद्देश्य, तिथि और संशोधन। अच्छा, प्रस्तावना आई कहां से? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य संकल्प के नाम से संविधान सभा में इसे रखा था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें बताई थी। तो उसी का संशोधित रूप है और इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो आइए देख लेते हैं प्रस्तावना। तो सबसे पहले प्रस्तावना का स्रोत क्या है? अच्छा, प्रस्तावना अगर हम पढ़ें तो स्टार्ट ही यहां से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग में हमें क्या जानना है? देखो, सबसे पहले कि संविधान कौन बना रहा है? हम भारत के लोग। ठीक है। पावर कहां से मिलती है संविधान बनाने की? तो वो भी कहां से मिलती है? हम भारत के लोगों से। और तीसरी बात, ये शब्द हमने कहां से लिया है? ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात कि संविधान कौन बना रहा है, अगर इसे हम प्रस्तावना को पढ़ें तो हम भारत के लोग, फिर संविधान को कुछ ऐसा ऐसा बनाएंगे, उद्देश्य ये है, तिथि, इस तिथि को हम अधिनियमित करते हैं। तो हम भारत के लोग अधिनियमित करते हैं, मतलब क्या सभी भारत के लोग एक साथ मिलकर संविधान बना रहे थे? अगर ऐसा होता तो मेरे दादा मुझे जरूर बताते कि वो भी संविधान बनाने में शामिल थे, या तुम्हारे दादा ने बताया हो कि संविधान बनाने में वो भी शामिल थे। एटलीस्ट मेरे दादा ने तो नहीं बताया। तो इसका मतलब सब लोग तो नहीं थे, कुछ लोग थे। तो वो कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि संविधान हम भारत के लोग बना रहे हैं, मतलब सभी भारत के लोगों की बात वो कैसे कर रहे हैं? अगर हमें इस सवाल का आंसर जानना है तो हमें दो तीन चीजें समझ में आती हैं कि वो कुछ लोग क्यों कह सकते हैं। या तो वो जनता द्वारा निर्वाचित हो, लेकिन जनता ने संविधान सभा के लिए कोई वोटिंग नहीं की थी, या फिर जनता सीधे बना रही है तो वोटिंग भी नहीं की, जनता सीधे भी नहीं बना रही। तो अगर हमें याद हो, हिस्ट्री में हमने पढ़ा हो, तो एक अंतरिम सरकार गठित हुई थी और अंतरिम सरकार जिसके मुखिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ज्यादातर लोग संविधान बनाने में वो ही शामिल थे। उसके अलावा जिन लोगों का प्रतिनिधित्व रह गया था उन्हें 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक वोट के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दे दिया था। मतलब अब हम कह सकते हैं ये जो संविधान सभा थी वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती है। अब वो ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भारत के लोग। अब अगला सवाल हमारा यह आता है कि पावर या संविधान का स्रोत क्या है, या पावर कहां से मिलती है? तो ये भी कहा जाता है कि हम भारत के लोगों से ही संविधान बनाने की पावर मिलती है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि भारत के लोग पावर कैसे दे सकते हैं? वो तो खुद स्वतंत्र नहीं थे, तब किसने दी पावर? कौन सा कानून उस समय लागू था, या तो वो पावर देगा। अच्छा, कौन सा कानून था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935, या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945,
7। या फिर एक जवाब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि कैबिनेट मिशन ने ये पावर दी है। तो क्या कैबिनेट मिशन ने ये पावर दी, जिसकी रिकमेंडेशन के आधार पर संविधान सभा का गठन भी हुआ था? तो इसका जवाब अंबेडकर जी ने आर्टिकल 395 में दे दिया था। 395 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, इन दोनों को ही क्या किया जाता है? रिपील किया जाता है। तो मतलब ये पावर नहीं दे रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कौन पावर दे रहा है? तो ये हम भारत के लोग ही संविधान निर्माताओं को संविधान निर्माण की पावर दे रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, कि कहां से हमने ये लिया है, ये शब्द हमने कहां से लिया है? तो ये शब्द हमने लिया है अमेरिका की संविधान या अमेरिका की प्रस्तावना से या अमेरिका के संविधान से। ठीक है भाई, वहां भी सेम शब्द प्रयोग हुआ था, वी द पीपल। तो हमने अमेरिका के संविधान से ये शब्द लिया। ये एग्जाम में मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वी द पीपल हमने कहां से लिया है? तो अमेरिका से लिया है। ठीक है भाई, तो पहला शब्द हमने जान लिया है कि संविधान का स्रोत क्या है। क्लियर है भाई? ये मिटा देता हूं मैं। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना या संविधान की प्रकृति की। तो कुछ शब्द हैं जो इसकी प्रकृति के बारे में बताते हैं। सबसे पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न, या इसी को हम संप्रभुता भी कह देते हैं। अच्छा, इंग्लिश वाले जान लें, इंग्लिश में इसे कहते हैं सोवरन। ठीक है भी, सारे शब्द मैं लिख देता हूं। इसके अगला शब्द है समाजवादी, इसके बाद है पंथ निरपेक्ष, इसके बाद है लोकतांत्रिक, उसके बाद है गणराज्य या गणतांत्रिक। तो सबसे पहला शब्द देख लेते हैं, क्या है? संप्रभुता या सोवरेनिटी। अच्छा, इस शब्द को जानने के लिए शब्द पे ही हम जाते हैं पहले। संप्रभुता, संप्रभु मतलब खुद में प्रभु। अच्छा, एक चीज बताओ, जो ईश्वर है, जो भगवान है, क्या वो किसी के दबाव में कोई निर्णय लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहां इंडिया एज ए नेशन क्या है? प्रभु है। अपने निर्णय वो खुद लेगा। हम इंडिया जो हमारा देश है वो अपने निर्णय खुद लेगा। कैसे निर्णय? अपने इंटरनल डिसीजन, एक्सटर्नल डिसीजन मतलब अपनी आंतरिक और विदेश नीति दोनों पे स्वतंत्र रूप से काम करेगा। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, संप्रभुता से आशय है, तो ऑप्शन मिलेगा भारत की आंतरिक और विदेश नीति स्वतंत्र होगी, जो कि क्या बता रहा है? संप्रभुता शब्द बता रहा है। ठीक है भी। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि हमने परमाणु परीक्षण किया, मतलब हमारे देश ने, हमें पता था कि हमारे ऊपर प्रतिबंध लग सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं, उसके बावजूद हमने परमाणु परीक्षण किया, क्योंकि हम संप्रभु हैं, किसी के दबाव में हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। क्लियर है भाई? तो ये हमारा पहला शब्द क्लियर हो गया, क्या है? संप्रभुता या सोवरेनिटी। दूसरा शब्द है हमारा समाजवादी। अच्छा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, पहले हम लोकतांत्रिक समझ लेते हैं और उसके बाद गणराज्य समझेंगे। तो लोकतांत्रिक किसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में भाई? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक। अच्छा, हम सुनते आ रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र होता क्या है? तो जैसे किसी से पूछा जाता है कि लोकतंत्र क्या होता है, तो एक परिभाषा है जो अब्राहम लिंकन जी देके चले गए, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मैं लिख देता हूं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। सबसे सटीक परिभाषा ये मानी जाती है। ठीक है भी, लेकिन केवल मैं इतना बता के चला जाऊं ये काफी नहीं है। पहले हमें जानना पड़ेगा कि ऑफ द पीपल है क्या, बाय द पीपल है क्या, फॉर द पीपल है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं ऑफ द पीपल। अच्छा, हमारे सावरन क्लासेस का जो मतलब जो लास्ट लाइन रहती है नीचे, ठीक है, जो पंच लाइन है वो भी यही है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है,
तो ऑफ द पीपल मतलब है कि जिस लोगों का शासन, मतलब जिस हिसाब से समाज का कंपोजिशन है उसी हिसाब से गवर्नमेंट होनी चाहिए। जितना कंपोजिशन, जैसा कंपोजिशन समाज का है वैसा ही कंपोजिशन गवर्नमेंट का होना चाहिए। मतलब समाज का कंपोजिशन, जैसे कि समाज में गरीब लोग हो सकते हैं, अमीर लोग हो सकते हैं, विभिन्न भाषा के लोग हो सकते हैं, विभिन्न धर्म के लोग हो सकते हैं, शहरी हो सकते हैं, ग्रामीण हो सकते हैं। तो इनमें से किसी को भी ऐसा ना लगे कि ये हमारी सरकार नहीं है, सबको ऐसा लगे कि ये हमारी सरकार है। इसी वजह से सरकार में इनका भी कंपोजिशन, जैसा समाज का कंपोजिशन है ऐसा ही सरकार का कंपोजिशन होना चाहिए। जो शब्द बताता है क्या, ऑफ द पीपल। ठीक है भी। तो अगला शब्द हम देख लेते हैं, ये क्या है, बाय द पीपल। मतलब लोगों के द्वारा शासन। लोगों के द्वारा कैसे होगा, सभी लोग एक साथ मिलकर तो शासन नहीं चला सकते। तो या तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हों, जैसे कि समाज के हर वर्ग। ये अगर एक शब्द में बोलूं तो ये बात करता है किस चीज की, इलेक्शन की। लोगों के द्वारा शासन मतलब क्या है कि जो लोग शासन कर रहे हैं वो जनप्रतिनिधि होने चाहिए, चुने हुए होने चाहिए। मतलब इलेक्शन की बात करता है क्या, बाय द पीपल। क्लियर है भाई। तो दो शब्द हमने देख लिए, क्या, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल। अब तीसरा शब्द है हमारा फॉर द पीपल। फॉर द पीपल, इसका मतलब है फॉर द गुड ऑफ द पीपल, लोगों के अच्छे के लिए शासन। देखो अब ये चीज तो हो गई कि भी कंपोजिशन के हिसाब से हो गया, इलेक्शन भी हो गया। अब क्या, अब सरकार करेगी लोगों के अच्छे के लिए शासन, फॉर द गुड ऑफ द पीपल। जैसे कि हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, सुशासन। ये क्या बोलेंगे हम इसे, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की बात करता है क्या, फॉर द पीपल। ठीक है भाई। तो ये अब्राहम लिंकन जी की परिभाषा थी, जो कि सबसे सटीक परिभाषा मानी जाती है लोकतंत्र की। अब एग्जाम में ये परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, पूछी भी जा सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक शब्द में आंसर देना पड़ सकता है हमें। मिटा देता हूं कि हाँ भी डेमोक्रेटिक कोई भी देश है, या एग्जाम में आ सकता है लोकतांत्रिक से आशय है तो सरकार चुनी हुई होनी चाहिए। लोकतंत्र में बोला जाता है ना, फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन एंड रेगुलर इलेक्शन की भी बात करता है लोकतंत्र। ठीक है। तो एक लाइन में बात करेंगे लोकतंत्र की। हेड ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड होना चाहिए। अगर किसी देश में हेड ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड है तो वो देश क्या है, डेमोक्रेटिक है या लोकतांत्रिक है। अच्छा, भारत में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है अभी हमारे यहां, तो नरेंद्र मोदी हमारे यहां प्रधानमंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जनता के द्वारा चुनकर आए हैं। ठीक है भाई। तो हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक है। ऐसा मान लो ना, नरेंद्र मोदी से पहले कौन था, मनमोहन सिंह। अब ऐसा तो नहीं मनमोहन सिंह के बेटे हों नरेंद्र मोदी, ऐसा तो नहीं है, मतलब चुनकर आए हैं। मतलब क्या हुआ कि हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक है। चल, हालांकि लोकतंत्र की भी कई सारी स्टेजेस बताई गई हैं। प्रोसीजरल स्टेज अलग है, मतलब प्रक्रियात्मक, फिर विमर्श मूलक बताई गई है, फिर जन भागीदारी मूलक बताई गई है। अभी हम पहली स्टेज पे हैं, लेकिन इस चीज पे हम ज्यादा चर्चा अभी यहाँ नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, फिर कभी इसके बारे में डिटेल में और अच्छे से जानेंगे। तो अगला शब्द है हमारा गणराज्य, या इसे बोलते हैं हम गणतंत्र। ठीक है भी, या फिर इसे बोलते हैं हम क्या, इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक। क्या मतलब है रिपब्लिक? तो रिपब्लिक की अलग अलग परिभाषा लोगों ने दी है समय के हिसाब से। पहले सिर्फ इतना माना जाता था कि अगर किसी देश में तानाशाही शासन नहीं है तो वो क्या है, रिपब्लिक है। फिर अगर सबसे सटीक चीज बात करें तो अगर शासन वंशानुगत नहीं है तो वो रिपब्लिक है। ठीक है भी, अगर शासन वंशानुगत नहीं है तो वो क्या है, रिपब्लिक है। वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए रिपब्लिक में।
और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन की बात करें, कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक शब्द आता है हमारा हेड ऑफ नेशन। अगर किसी देश का हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड है तो वो देश क्या है? रिपब्लिक है। और हमारे यहां हेड ऑफ नेशन कौन होता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट या क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर इलेक्टेड होते हैं, या राष्ट्रपति की जगह हम बोलेंगे हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड होते हैं, तो क्या है? देश रिपब्लिक है। और हमारे यहाँ हेड ऑफ नेशन या राष्ट्रपति कौन है? तो ये है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद से पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो ऐसा तो नहीं प्रणब मुखर्जी के बेटे हो रामनाथ कोविंद, ऐसा नहीं है। मतलब चुनकर आए हैं, भले इनडायरेक्ट इलेक्शन रहा हो, जनता ने सीधे वोट नहीं डाला हो, लेकिन चुनकर आए, मतलब वंशानुगत नहीं है। तो हमारा देश क्या है? रिपब्लिक भी है। दोनों शब्द हमने समझ लिए हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ब्रिटेन का या यूके का, ठीक है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं क्या ब्रिटेन रिपब्लिक है। अच्छा, मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है, क्या ब्रिटेन रिपब्लिक है। दो चीज चेक करेंगे हम। तो क्या ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है? क्या कंडीशन है डेमोक्रेटिक की? मैंने अभी बताया था कि अगर किसी देश का हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब केंद्र जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका जो गवर्नमेंट का हेड है वो इलेक्टेड होना चाहिए। तो ब्रिटेन में हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है और उसका चुनाव होता है, मतलब ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है। ठीक है भी। अब चेक करेंगे क्या ब्रिटेन रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक के लिए हम क्या चेक करते हैं? हेड ऑफ नेशन। तो हेड ऑफ नेशन ब्रिटेन में कौन होता है? तो वो होता है राजा या रानी। ठीक है भाई, राजा या रानी। तो यहां रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वो वंशानुगत है। तो गणतंत्र नहीं है, तो वहां क्या है? राजतंत्र। जैसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मोनार्की। इसे बोलते हैं हम मोनार्की। तो ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, या मतलब मोनार्की है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसका? यूएस का। दो बेहतर एग्जांपल हैं समझने के लिए। तो ब्रिटेन, यूएस में हम समझ लेते हैं कि क्या ये यूएस रिपब्लिक है, क्या ये यूएस डेमोक्रेटिक है। तो पहले रिपब्लिक चेक करते हैं। तो रिपब्लिक की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि किसी देश का अगर हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड है तो वो देश रिपब्लिक है। तो यूएस में हेड ऑफ नेशन कौन होता है? तो ये होता है प्रेसिडेंट। कौन है प्रेसिडेंट अभी यूएस के? ये है डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्टेड हैं? हाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि उससे पहले बराक ओबामा थे, ठीक है, जो कि उनके परिवार के सदस्य नहीं है। तो ब्रिटेन यूएस रिपब्लिक है। अब हम चेक करते हैं क्या यूएस डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि अगर किसी देश की सरकार का प्रमुख इलेक्टेड है, मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड है, तो क्या है? वो देश डेमोक्रेटिक है। तो यूएस में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? तो जान लो, यूएस में हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ नेशन दोनों एक ही आदमी होता है, जो कि कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, मतलब यूएस डेमोक्रेटिक भी है। तो यूएस रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है। अच्छा, बड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा बहुत लोगों को, यार ये तो एक ही आदमी है। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि जिसके पास वो पावर है वो एक आदमी होगा, दो आदमी होंगे या तीन आदमी होंगे। वो जितने भी आदमी हैं वो इलेक्टेड होना चाहिए। जिसके पास भी वो पावर है वो आदमी इलेक्टेड होना चाहिए बस। और यहां दोनों ही पावर जिस आदमी के पास है, वो भले ही एक आदमी है लेकिन वो इलेक्टेड है। इसका मतलब यूएस डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों है। मैं समझता हूं अब बेहतर तरीके से लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो मैं रफ कर देता हूं, अगले शब्द की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला शब्द हम कौन सा देखें? अब देखेंगे हम पंथ निरपेक्ष। अच्छा, क्रम ये है इनका शब्दों का, हम समझ दूसरे क्रम में रहे, जो लिखा हुआ है प्रस्तावना में क्रम यही है। तो अब हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष की। अच्छा, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि बहुत लोगों ने ये शब्द पढ़ा होगा धर्म निरपेक्ष।
या इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं सेकुलर। ठीक है भाई। अब तुम्हें लग रहा होगा यार धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है, क्या है? धर्मनिरपेक्ष अभी समझेंगे, पहले धर्म समझ लेते हैं क्या होता है। अच्छा, धर्म जब तक समझ में नहीं आएगा हमें कोई भी कंफ्यूज कर सकता है धर्मनिरपेक्ष से। तो धर्म के सेंस, कई बार स्वभाव को भी धर्म कहा जाता है, कई बार प्रकृति को भी, ठीक है, धर्म कहा जाता है। स्वभाव या फिर मतलब व्यवहार कह सकते हैं हम, साधना पद्धति को भी धर्म कहा जाता है। ठीक है भाई। और एक शब्द है पंथ, या हम बोल देते हैं मजहब, इसे भी धर्म कहा जाता है। तो देखते हैं, स्वभाव का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रकृति की जगह कर्तव्य शब्द हमारा ज्यादा बेहतर रहेगा यहां। ठीक है। तो स्वभाव, जैसे कि अग्नि का धर्म है जलाना, अग्नि का धर्म है जलाना, तो धर्म शब्द हम यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए? स्वभाव के। ठीक है भाई। कर्तव्य की बात करते हैं तो जैसे बोलते हैं ना, मित्र धर्म तुम लोगों ने सुना होगा, राजधर्म सुना होगा, मतलब राजा का धर्म, मित्र धर्म मतलब मित्र का धर्म। तो यहां कर्तव्य की बात की जा रही है, तो ये भी क्या है? धर्म है। लेकिन जब भी हम धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे होंगे तब हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे, तब हम साधना पद्धति और पंथ की बात कर रहे होते हैं। तो इन दोनों से अगर तुम्हें कोई कंफ्यूज करे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई। साधना पद्धति मतलब ईश्वर के पास जाने के लिए या परलोक की बात करने के लिए हर किसी की अपनी अपनी अलग साधना पद्धति होती है। कुछ लोग योग मार्ग की बात करते हैं, कुछ लोग भक्ति मार्ग की बात करते हैं, कुछ लोग, हर धर्म में अलग अलग साधना पद्धति हैं। ठीक है भाई। इसी तरीके से पंथ या मजहब मतलब एक रास्ता, पंथ मतलब रास्ता, या मजहब। अच्छा, मजहब या धर्म के लिए सबसे जो सब में कॉमन है वो क्या है कि वो इहलोक के साथ साथ परलोक की बात करते हैं। जैसे इस्लाम में जन्नत की बात करते हैं, हिंदुज़्म में स्वर्ग की बात करते हैं, ऐसी जैनिज्म में, महायान में, मतलब सॉरी जैनिज्म और बुद्धिज्म में निर्वाण और कैवल्य की बात की जाती है। उसी तरीके से ये धर्म है, सभी धर्मों में अलग अलग बात की गई है। अच्छा, धर्म निरपेक्ष का जो पश्चिमी कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है और जो हमारा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है। एक शब्द में हम डिफाइन करेंगे धर्मनिरपेक्ष को, तो हम कई बार बोल देते हैं सीधे सीधे एक शब्द में कि हाँ भाई हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा तो वो देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष। लेकिन पंथ निरपेक्ष, पंथ होता क्या है कि एक धर्म में भी कई सारे पंथ होते हैं। जैसे इस्लाम में शिया और सुन्नी, जैसे बुद्धिज्म में हीनयान और महायान, जैनिज्म में दिगंबर और श्वेतांबर, हिंदुज़्म में भी होते हैं। हिंदुज़्म में जैसे कि शैव होते हैं, वैष्णव होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे हनुमान जी की पूजा करने वाले, जैसे मेरे घर पे हमेशा हनुमान जी की पूजा होती है, कोई भी त्योहार हो, पता नहीं क्यों होती है, घर वालों को भी नहीं पता, वो कहते हैं पहले से ही होती है। ऐसे ही राम को मानने वाले होते हैं। ठीक है। कुछ आजकल वाले भी हैं, जैसे बाबा राम रहीम को मानने वाले, संत राम पाल को मानने वाले, तो आजकल वाले भी हैं कुछ, वो भी पंथ हैं। ठीक है भाई। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि राज्य किसी धर्म के साथ साथ उसके अंतर्गत आने वाले किसी विशेष पंथ को भी वरीयता नहीं देगा। तो हम एक शानदार कॉन्सेप्ट है, धर्म तो ठीक है, उसके अंतर्गत किसी विशेष विचारधारा वाले भी किसी पंथ को वरीयता नहीं दी जाएगी, सभी बिल्कुल समान है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये है भारतीय कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में मतलब क्या ना, थोड़ा सा इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि धर्म अलग है, राज्य अलग है। धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। याद है ना सबरीमाला मंदिर केस, राज्य ने हस्तक्षेप किया कि नहीं? तो हमारे यहाँ हस्तक्षेप करते हैं, यहाँ बिल्कुल एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष में एक चीज और समझ लें, हमें बड़ा आसान लग रहा है कि धर्मनिरपेक्ष बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना आदमी पसंद नहीं करता है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा ज्योग्राफी में, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने क्या दिया था? एक सिद्धांत था
हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब सूर्य केंद्रित सिद्धांत, ये दिया था कोपरनिकस साहब ने। भूचाल आ गया था जब ये दिया था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी के केंद्र में मनुष्य है। और क्रिश्चियनिटी का ये कॉन्सेप्ट है, इनमें माना जाता है कि मतलब पृथ्वी एक जेल है, हम यहाँ जेल काट रहे हैं और जेल से हम रिहा होंगे तब जाके हम हेवन में जाएंगे। फिलहाल एक बस इतनी सी बात समझते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में क्या है, पृथ्वी है। लेकिन कोपरनिकस साहब ने कह दिया कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो विरोध तो होना ही था। उसके बाद गैलीलियो आए। गैलीलियो ने भी क्या करा कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट कर दिया। उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल, सूर्य ही पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। हालांकि इन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी चर्च से, माफी मांगनी पड़ी। उस माफी को अगर तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा उन्होंने मतलब माफी भी मांग ली और ये भी बोल दिया कि मैं भी सही हूं, मतलब इस तरीके से उनकी भाषा थी माफी मांगने की। फिर एक न्यूटन ने विचार दिया। न्यूटन ने कहा कि मतलब विश्व इतना तार्किक है कि यहाँ भगवान की कोई जगह नहीं है, और अगर भगवान रहा भी होगा तो शायद वो मैथमेटिशियन रहा होगा। मतलब अगर ईश्वर की पूजा करनी है तो मैथ पढ़ो। एक और मैं बात एग्जांपल दे देता हूं, डार्विन साहब का। डार्विन किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने तो पूरा सिद्धांत ही चेंज कर दिया। अभी तक हम मानते आ रहे थे क्या कि ईश्वर की संतान है हम, जो मनुष्य है वो क्या है, ईश्वर की संतान है। लेकिन डार्विन साहब ने कहा क्या कि हम बंदरों की संतान है। मतलब हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो क्या है, बंदर रहे हैं। विरोध तो होना ही था, काफी विरोध हुआ, इन्हें भी माफी मांगनी पड़ी। तो कुछ काफी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है धर्मनिरपेक्षता का, हमारे यहाँ भी रहा है। फिलहाल अभी हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो हमने धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द समझ लिया है। जो हमारी प्रस्तावना में शब्द लिखा हुआ है वो पंथ निरपेक्ष है। जो सेकुलर का हमने मतलब लिखा है वो क्या है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है भी, अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या है, समाजवादी या समाजवाद की बात कर रहा है ये। अच्छा एक चीज मैं अभी बता देता हूं कि इसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से इसका कोई लेना देना नहीं है। काफी शानदार कॉन्सेप्ट है समाजवादी। इसे समझने के हमें 2-3 शब्द और समझने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि समाजवाद अलग अलग हो गया है। सीएम जॉर्ज का मुझे एक बयान याद आता है। उन्होंने कहा था कि समाजवाद एक टोपी है जो बहुत सारे लोगों ने पहन ली है, जिसकी वजह से इसका जो साइज है वो बिगड़ गया। ठीक है, तो क्योंकि समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद अलग है, डेमोक्रेटिक समाजवाद अलग है, वो सारी चीजें अभी देखेंगे। तो समाजवाद देख लेते हैं पहले। तो इसके लिए हमें, मैंने बताया अभी दो तीन शब्द हम समझेंगे। एक क्या है, पूंजीवाद, एक है समाजवाद, उसके अलावा एक शब्द तुमने सुना होगा मिश्रित, और एक शब्द सुना होगा साम्यवाद। इसके बाद देखेंगे हम भारतीय समाजवाद। ठीक है भाई, अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं ये। पूंजीवाद क्या होता है भाई, इसे बोलते हैं कैपिटलिज्म। अच्छा, इसे समाजवाद को क्या बोलते हैं हम, सोशलिस्ट। ठीक है, या सोशलिज्म। अब पूंजीवाद या कैपिटलिज्म क्या होता है, एक लाइन में बात, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे बस। तो यदि किसी देश के सारे संसाधन प्राइवेट हाथों में हो, निजी हाथों में हो, तो उस देश को हम पूंजीवाद कहते हैं, या उस व्यवस्था को हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि सारे काम सरकार करेगी, निजी संस्थान करेंगे। ठीक है, जैसे कि सड़क बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एयरपोर्ट बनाना, हमारे घर में अलग अलग सुविधाएं देना, सारी सब सरकार करेगी। सब लोग निजी संस्थान करेंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार कुछ नहीं करेगी तो सरकार क्या करेगी, सरकार एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करेगी। सरकार टैक्स लेगी, नियम कानून बनाएगी, लेकिन खुद कुछ नहीं करेगी।
हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन सब के बीच में एक लाइन खींची हुई है कि इसकी विशेषता इसमें नहीं है, इसकी विशेषता इसमें नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे की विशेषता एक दूसरे में पाई जाती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों की हम बात कर रहे हैं सिर्फ। तो पूंजीवादी जब सारे संसाधन किसके हाथ में है, निजी संस्थानों के या प्राइवेट हाथों में है, तब क्या है, पूंजीवाद है। जब किसी देश के सारे संसाधनों पर स्वामित्व किसका है, सरकार का है, तब क्या है, समाजवाद है। मतलब इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ सब कुछ सरकारी होगा, यहाँ सब कुछ सरकारी होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, ये इसका जस्ट अपोजिट सिद्धांत है। मिश्रित की बात करें तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित मानी जाती है। अब देखो, जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, अभी निकला है 15 अगस्त, डेट तो याद है ना, हाँ, तो हमारे सामने एक सवाल उठा कि यार हम कौन सी व्यवस्था अपनाएं, पूंजीवाद अपनाएं या समाजवाद अपनाएं या कौन सी अपनाएं। तो कुछ लोगों का मानना था कि पूंजीवाद अपना लेते हैं, लेकिन इसके बारे में हमने काफ़ी सोचा, जैसे कि पूंजीवाद आएंगे, नई नई कंपनियां आएंगी, तो ऐसा ना हो कि अभी एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बाहरी थी, और 200 साल तक हमें गुलाम बना के रखा उन्होंने। हम एक बार फिर से नहीं चाहते थे किसी एक कंपनी के चंगुल में फंसें और फिर से मतलब हम आंदोलन करें, भगत सिंह बने, ऐसा हम नहीं चाहते थे। तो ये प्लान हमें बिल्कुल मतलब उतना बेहतर नहीं दिखाई दे रहा था। फिर समाजवाद का कॉन्सेप्ट, समाजवाद में मैंने क्या बताया था, सब कुछ सरकार करेगी, सारे काम। तो हम जब आज़ाद हुए थे तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हमारे देश की सरकार सारे काम खुद करे, तो हमें ये प्लान भी उतना सूटेबल नहीं लगा। तो क्या करें, तो हमने क्या काम किया, यार कुछ बातें इसमें सही हो सकती हैं, कुछ बातें इसमें सही हो सकती हैं। हमने दोनों की मिक्स मैच बना ली, दोनों को मिक्स कर लिया। मतलब जो काम सरकार कर सकती है वो सरकार करे, जो काम सरकार नहीं कर सकती है वो प्राइवेट संस्थानों को दे दिया जाए। इस तरीके से करके हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। अब हमें लग रहा है यार पूंजीवाद हो गया, समाजवाद भी हो गया, मिश्रित भी हो गया, अभी नया शब्द क्या आ गया, साम्यवाद। पढ़ा काफी होगा हमने अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल वगैरह में, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की साम्यवाद होता क्या। तो अगर मैं बात करूं कि साम्यवाद समाजवाद, बहुत लोग इसे मिक्स करके रखते हैं, या कह सकते हैं कि साम्यवाद का ही एक छोटा रूप है समाजवाद। अगर ये समाजवाद है तो ये साम्यवाद है। मतलब साम्यवाद की पहली सीढ़ी क्या है, समाजवाद है। मतलब ऐसा मान लो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो पहली ईंट रखी गई है वो समाजवाद है, और ये बिल्डिंग साम्यवाद है। तो अगर मैं इस बिल्डिंग की खासियत बताऊं तो उस पहली ईंट की खासियत मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि उस ईंट की खासियत भी इस बिल्डिंग में है। बाद में इसमें भली लकड़ी लगी हो, लोहा लगा हो वगैरह जो भी है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि साम्यवाद में समाजवाद की खासियत निहित है। समाजवाद में हमने क्या बात की थी, सभी संसाधनों पर स्वामित्व किसका होगा, सरकार का। तो इसका मतलब साम्यवाद में भी इसी का स्वामित्व है, समाजवाद में भी इसी का मतलब सरकार का ही स्वामित्व है। कुछ और खासियत हैं जो लेनिन ने बाद में जोड़ी थी कि एक ही पार्टी होगी। जैसे अभी हमारे यहाँ है ना, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, बसपा, सपा, कांग्रेस वगैरह, यहाँ नहीं, एक ही पार्टी होगी, सिंगल पार्टी होगी। उसी की कोर कमेटी मिलकर डिसाइड करेगी कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। जैसे चाइना में, कौन है चाइना में, सी जिनपिंग। अच्छा, सी ऐसे लिखा जाता है, XI। एक पत्रकार थी, उन्होंने सी जिनपिंग को 11 जिनपिंग पढ़ दिया, सस्पेंड कर दिया गया था बेचारी को। देखो मतलब एक आम आदमी सब ये यूज करता है, 11 जिनपिंग बोल दे तो चलेगा, लेकिन एक बड़े न्यूज चैनल की पत्रकार अगर किसी देश के प्रमुख का नाम नहीं बोल पा रही है तो ये बड़ा इशू हो जाता है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से करके सिंगल पार्टी होगी साम्यवाद में। एक और चीज बेसिक अंतर है समाजवाद और साम्यवाद में, जो समाजवाद है उसमें जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी किसके आधार पे, कार्य के आधार पे। और जो साम्यवाद है, साम्यवाद में जो सैलरी मिलेगी वो जरूरत के हिसाब से मिलेगी। जिस फैमिली की जितनी जरूरत है उसी के हिसाब से उसे सैलरी दी जाएगी। ये एक और अंतर है साम्यवाद और समाजवाद में।
हालांकि ये बड़े आइडियल कॉन्सेप्ट हैं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी वजह से मतलब रसिया या चाइना पूरी तरीके से साम्यवादी नहीं हो पाए, क्यूबा है नहीं हो पाए, कोशिश करी काफी हद तक, लेकिन रशिया ने कोशिश की, रशिया टूट गया, कई टुकड़े हो गए, 15 टुकड़ों में टूट गया रशिया, ठीक है। तो ये साम्यवाद हमने देख लिया, पूंजीवाद देख लिया, समाजवाद देख लिया, मिश्रित देख लिया। अब मैंने लास्ट में लिख दिया था भारतीय समाजवाद। ये क्यों लिखा? दरअसल मैंने जो समाजवाद बताया ये भारत में तो है नहीं, जो मैंने विशेषता बताई, तो फिर हमारे संविधान में क्यों लिखा हुआ है समाजवाद? दरअसल हमारा समाजवाद ये साम्यवादी समाजवाद नहीं है। जो हमारा समाजवाद है वो अपना खुद का समाजवाद है, मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद है। सबसे पहले मैंने सीएम जोड़ के वक्तव्य का याद दिलाया था कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जो अलग अलग लोगों ने पहन लिया, जिसकी वजह से उसका साइज चेंज हो गया है। तो हाँ, ये हमने भी पहनी है, हमने अपने हिसाब से इसका साइज किया है। इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि हमारी अपनी परिभाषा है, हमारा अपना समाजवाद है। तो हमारा समाजवाद ये समाजवाद नहीं है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगर मैं बात करूं, भारतीय समाजवाद बात करता है नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी की, मतलब शक्ति और धन का संकेंद्रण ना हो पाए, ये भारतीय समाजवाद बात करता है। मतलब एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। या और आसान भाषा में अगर हम समझें तो समाज के दो वर्ग हैं, एक अपर लेवल है, एक लोअर लेवल है। तो इनके ऊपर टैक्स लगा के इन्हें थोड़ा नीचे लाया जाए, और जो यहाँ है इन्हें आर्थिक सहायता देकर थोड़ा ऊपर लाया जाए। इस गैप को कम करना ही भारतीय समाजवाद का उद्देश्य है। हालांकि ये मूल प्रस्तावना या मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे, ठीक है। तो ये बाद में जोड़े गए, इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़े थे। 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद। तो क्या पहले हमारा देश समाजवादी नहीं था? क्या पहले हमारे देश में ये व्यवस्था नहीं थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले से ही हमारे प्रस्तावना में ये व्यवस्था थी। अगर मैं अपना विचार दूं तो सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट था। हालांकि इल्जाम इससे भी बड़े लगाए जाते हैं। अभी एक जल्दी में मूवी आई थी, अगर याद हो आप लोगों को, ताशकंद फाइल्स, देखना, शानदार मूवी है। उसमें बताया गया है कि इंदिरा गांधी ने किस तरीके से करके, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, आप जाके देखें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि पहले से थे। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर वाज ए जीनियस। उन्होंने, जब हम उद्देश्य की बात करेंगे तो वहां देखेंगे वो पहले ही सोशल जस्टिस की बात कर चुके थे, जो कि अपने आपे में उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अभी देखेंगे हम सोशल जस्टिस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे देश। मतलब ये दोनों ही शब्द, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये शब्द जोड़े गए, लेकिन इनका अर्थ पहले से ही निहित था हमारी प्रस्तावना में, बस बाद में शब्द जोड़े गए, ठीक है भाई। तो हमने सारी चीजें समझ ली हैं उद्देश्य में। प्रभुत्व संपन्न समझ लिया है, समाजवादी समझ लिया है, पंथ निरपेक्ष समझ लिया है, लोकतांत्रिक समझ लिया है, और गणतंत्र समझ लिया है। तो हमारी प्रकृति कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे उद्देश्य। तो अब हम उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं। उद्देश्य मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे ताकि ज्यादा समय ना लगे। तो क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अब क्वेश्चन एग्जाम में यह भी बन सकता है कि कितने तरीके के न्याय की बात करती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में कितने तरीके के न्याय की बात की गई है? तो कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो कितने हो गए? 3। एक और क्वेश्चन है जो शानदार इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या है? किन शब्दों का क्रम पूछ लेते हैं। क्रम क्या है? अब यहां ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि जो इंग्लिश की प्रस्तावना है उसमें क्रम अलग है और हिंदी की प्रस्तावना में क्रम अलग है। जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जबकि हिंदी का जो उसका ट्रांसलेशन हुआ है उसमें लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय चला गया कहां? लास्ट में। तो एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो इंग्लिश के हिसाब से बनाता है, ना कि हिंदी के हिसाब से। सीधा सीधा लिखा रहता है कि अगर ऐसा कोई विवाद होता है तो इंग्लिश वाला आंसर सही माना जाएगा और जिसके अकॉर्डिंग जस्टिस या न्याय शब्द रहेगा पहले, ठीक है भाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो सामाजिक न्याय मैं इसके बारे में थोड़ी बात कर चुका हूं, ठीक है, जब मैं समाजवाद बता रहा था। उसके बाद अलावा मतलब
समाज के सभी वर्गों को समान आधार पे उनके व्यवहार किया जाएगा उनके साथ, ये सारी बातें हैं इसमें। दूसरा, आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर सभी के साथ न्याय किया जाएगा। तीसरा, राजनीतिक आधार पर सभी के साथ न्याय किया जाएगा, मतलब राजनीतिक दफ्तर वगैरह जो भी होंगे उसमें। उसके अलावा कोई राजनीति में कोई भी समान रूप से प्रवेश कर सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इस तरीके से सबको समान अवसर दिए जाएंगे या समान न्याय सबके साथ किया जाएगा, इन तीनों आधारों पर। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो क्वेश्चन दूसरा ये भी यहां से बन सकता है कि कितने तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता मतलब हम अपने कोई भी विचार रख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते, अभिव्यक्ति मतलब बिना बोले भी, कार्टून के थ्रू, लिखकर या किसी अन्य माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। केवल बोलकर जरूरी नहीं है, बोलकर भी कर सकते हैं, बिना बोले भी कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में। मतलब अगर ऐसा मानो कि पूरे संविधान को अगर हमें पढ़ना है संक्षिप्त रूप से, तो केवल हम प्रस्तावना को पढ़ लें तो पूरे संविधान के नेचर हमें समझ में आ जाता है, उसकी प्रकृति, उसके उद्देश्य हमें समझ में आ जाते हैं। इन सब के बारे में विस्तार से दिया है संविधान के अंदर, धर्म के बारे में भी, अभिव्यक्ति के बारे में भी, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी किसी भी तरीके से हम किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, ठीक है भी। उसके अलावा समता, अच्छा इसे जस्टिस, ये लिबर्टी है, और ये इक्वलिटी, समता। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब किसी प्रतिष्ठा के आधार पर सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे चल के मौलिक अधिकारों में इसके लिए आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं, जिसकी चर्चा हम डिटेल में बाद में करेंगे। अब अगला शब्द है हमारा बंधुत्व, मतलब सब भाईचारे के साथ रहेंगे या सभी भारतीय लोगों के बीच भाईचारे की बात की गई है बंधुत्व के थ्रू, ठीक है। इस आधार पर संविधान बनाया गया है। ये है हमारी प्रस्तावना के कुछ उद्देश्य। एक और क्वेश्चन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कहां से लिया गया है। तो ये न्याय वाला कॉन्सेप्ट है और ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये लिए गए हैं 1917 की रशियन क्रांति से, 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है ये न्याय वाला कॉन्सेप्ट। और ये स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। अच्छा, इसके अलावा कई सारे लोगों का मानना है कि अंबेडकर जी फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित थे, ठीक है भी। अच्छा, 1789-99 है डेट इसकी, 1789-99 है फ्रांसीसी क्रांति। तो यहां से लिया गया है ये स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट, और न्याय वाला लिया गया रशिया का कॉन्सेप्ट। फ्रांसीसी क्रांति से अंबेडकर जी काफी प्रभावित थे और इसी वजह से उन्होंने यहां से ये चीजें ली गई। हालांकि उनका कहना था कि मैं, अगर तुम बोलो केवल मैं फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हूं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उद्देश्य हमने देख लिया, तिथि के बारे में बात करेंगे। तो तिथि, किस तिथि को प्रस्तावना या संविधान को बना लिया गया था, तो यह था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था और इसी दिन 15 आर्टिकल लागू हो गए थे। 15 आर्टिकल लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को ही। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। 15 आर्टिकल लागू हो गए थे और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम अपना रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, ठीक है भाई। अब बात करेंगे हम संशोधन की। तो दरअसल 2 केस हैं जिसमें जानेंगे हम। एक केस है बेरुवारी केस। इस केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रियम्बल है ये संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, और जब अंग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता।
अंग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। ठीक है भी। उसके बाद एक काफी बड़ा केस है केशवानंद भारती केस, सबसे प्रसिद्ध केस है ये। ठीक है, केशवानंद भारती। दरअसल केशवानंद भारती थे केरल में मठाधीश कह सकते हैं, शंकराचार्य पद होता था, तो शंकराचार्य मठ के मठाधीश थे केशवानंद भारती। उनकी संपत्ति या मठ का जो मैनेजमेंट था वो उनसे छीन लिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने केस डाला था। काफी बड़ा केस है, सबसे बड़ी बेंच इसमें बैठाई गई थी। उस समय संविधान सुप्रीम कोर्ट में 13 जज हुआ करते थे और 13 के 13 जज इस बेंच में थे, जिसने निर्णय दिया केशवानंद भारती केस में। 7-6 के रेशियो से निर्णय दिया गया था। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण केस था केशवानंद भारती केस। ठीक है, उसके अलावा अब क्लियर हो गया संशोधन किया जा सकता है, तो संशोधन कितनी बार हुआ या बाद में हुआ या नहीं हुआ, तो एक 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 शब्द जोड़ दिए गए प्रस्तावना में। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द था अखंडता। ये 2 शब्द हम पढ़ चुके हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और ये है अखंडता, ये इसे हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। तो इस अखंडता से क्या मतलब है? दरअसल अगर हम आसान भाषा में समझें अखंडता, या हम यूं कहें कि एक लाइन में समझें, अखंड जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहां भारत के किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह शब्द अखंडता उस चीज की बात करता है। भारत का कोई राज्य चाहे तो वो भारत से अलग अलग देश नहीं बन सकता है या अलग राज्य नहीं बन सकता है, भारत में ही शामिल रहेगा। ठीक है, कल को पंजाब कहे कि खालिस्तान के नाम से उन्हें अलग देश चाहिए, हालांकि डिमांड उठी भी थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो कई सारी जगह डिमांड हुई लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा संविधान ही कहता है कि हम क्या हैं, अखंड हैं। ठीक है भी, तो 3 शब्द जोड़ दिए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो संशोधन हमने देख लिए, जो प्रस्तावना है वो सारी जो मेन चीजें हैं वो सब हमने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है भी, इसके बाद कुछ वक्तव्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो N.A. पालकीवाला का एक कमेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। N.A. पालकीवाला नोट कर सकते हो। तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, संविधान का परिचय पत्र। अच्छा, एक और चीज है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, संविधान की आत्मा क्या है? तो यहां बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हम आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा कहते हैं, और कुछ लोगों ने जैसे एम हिदायतुल्लाह ने कहा था कि संविधान की आत्मा क्या है, उद्देशिका है। अब क्या करें, दोनों ऑप्शन में दे दी। तो पहली प्रेफरेंस देंगे हम आर्टिकल 32 को, संविधान की आत्मा क्या है, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। और दूसरी प्रेफरेंस अगर 32 ऑप्शन में नहीं है तब हम प्रियम्बल को भी संविधान की आत्मा कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तावना हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।